स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों, आज वीडियो भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप अप्रैल का एग्जाम दे रहे हो। बच्चे, मैंने बताया था आपको कि सीरीज आने वाली है, 20-25 क्वेश्चन बताऊंगा, एक ही वीडियो में बताऊंगा एंड हर सब्जेक्ट का बताऊंगा, चाहे जियोग्राफी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आने वाले टाइम में सब बताऊंगा। बच्चे, आज बात करने वाला हूं जियोग्राफी के बारे में। 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि पिछली बार आया है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। बच्चे, इलेबोरेट करना आपको होगा। आप बस क्वेश्चन को समझोगे, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया, आपको बताऊंगा कैसे इलेबोरेट करना है, कैसे इसको बढ़ा के लिखना है। ठीक है, अगर मैं पूरा 5-5 पेज का क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो बस ध्यान से देखना, तरीका समझ में आएगा। स्किप मत करना, स्पीड बढ़ा सकते हो। स्पीड बढ़ाना अलाउ है, स्किप करना अलाउ नहीं है। ठीक है ना। अगर जियोग्राफी सब्सक्राइब जरूर करना भाई वर्मा एकेडमी को, जो ये देख रहे हो आप। चलो भाई, ठीक है। आता है पहला क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताइए। मतलब अंदर की संरचना क्या है। तो भाई हमने क्लास 5-6 में पढ़ते आए हैं कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। भूपर्तीय क्रस्ट होता है, मेंटल होता है और कोर होता है। सबसे ऊपर जहां हम रहते हैं, मेंटल क्या होता है, भूपट्टी जिसे हम मैग्मा का स्रोत बोलते हैं। कोर सबसे अंदर लोहा व निकल से बना होता है। सिंपल है। अभी देखो, अब ये सवाल 2 नंबर में आया तो लिख देंगे, अगर यही सवाल 5 नंबर में आया तो क्या करेंगे, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, फिर इतना नॉलेज रखेंगे कि जो हमारा मेंटल होता है वहां से कौन सा पदार्थ निकलता है, फिर हमारा जो उससे क्रस्ट होता है उससे क्या हम खनन कर सकते हैं, फिर जो लास्ट है कोर, कोर से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं या करते हैं, और इनके क्या इफेक्ट होते हैं, क्या इनके रोल है। ये सब हम 5 नंबर पे लिख देंगे बहुत ही जल्दी से, बहुत जल्दी। पता है क्या है, सिर्फ इतना ही देख लोगे ना, मैं बता रहा हूं, ज्योग्राफी क्लियर है। ज्योग्राफी क्लियर है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है। पृथ्वी की भूपट्टी कई प्लेट्स में बटी है जो लगातार गति में रहती है, गति करती रहती है। इसी गति से भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत बनते हैं। अभी तुमने देखा होगा बहुत सारा कि हिमालय पर्वतमाला कैसे बना। तो जब इंडियन जो प्लेट है, जब रशियन प्लेट से ऐसे टकराई, ठीक है ना, फिर एशियन प्लेट से टकराई, साउथ जो इंडिया का प्लेट है टकराई, तो ऐसे करके यू करके उठ गया। ऐसे मान लो ये प्लेट है, ऐसे करके यू हो गया, तो ये जो उठाव आया। ठीक है ना, अगर मैं यहां समझाना चाहूं कि मान लो ये कोई प्लेट है और दूसरी प्लेट अगर इसके नीचे गई तो ये थोड़ा ऐसे करके उठ गया, है ना, उठ गया, और ये हमारा बन गया हिमालय। ऐसे होता है कहानी। भूकंप क्या होता है, प्लेट के हिलने से भूकंप आता है, पर्वत बनते हैं ज्वालामुखी का, आपको पता है। पता है क्या है, अब आपको लग रहा होगा बहुत सा सिंपल है। इन्हीं सिंपल सवालों से बच्चे मुश्किल सवाल बनते हैं। अगर ये समझ में आ रहा है तो कहानी बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब क्षय क्या होता है, वेदरिंग क्या कहते हैं। चट्टानों का अपनी जगह पर टूटना फूटना अक्षय कहलाता है। भौतिक, रासायनिक और जैविक। अक्षय का मतलब है सिंपल बच्चे, मिट्टी कैसे बनता है, मृदा कैसे बनती है, कैसे बनता है भाई। तो धूप पड़ने से, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पत्थर टूट जाते हैं। अब पता क्या, इसको एक्सप्लेन करके बहुत 3 पेज का आंसर ले सकते हो। भौतिक तरीका क्या है, रासायनिक तरीका क्या है, या फिर जैविक तरीका क्या है। जैविक तरीका में बच्चे कि जो मिट्टी आपने देखा होगा, लोहा देखा होगा, लोहा उस पर जंग लग जाता है, उस पर रासायनिक तरीके में जंग लग जाता है, वो मिट्टी बन जाता है लोहा। आप लोहा देखो पानी में डुबो कर रख दो कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए, ऊपर का एक परत उसका जंग लग जाता है, वो मिट्टी की तरह लाल हो जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप अक्षय के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है भाई, लेकिन सारे सवाल ऐसे हैं जो आ रखे हैं एग्जाम में। भूकंप क्या है, ठीक है, पृथ्वी की प्लेटों की गति से उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। इससे जान माल की हानि होती है। अब भाई भूकंप तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, कैसे इस पर निबंध लिख सकते हो, पूरी कहानी लिख सकते हो भाई। ज्वालामुखी क्या है भाई, जब पृथ्वी के अंदर का मैग्मा बाहर निकलता है तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। प्रकार सक्रिय, सुप्त और मृत कहा जा सकता है। ठीक, अगला देखते हैं। अब क्या है भाई, वायुमंडल क्या है। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए गैसों का
वर्ण वायुमंडल कहलाता है। मुख्य परतें क्या है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। अब देखो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए 5 में लिख सकते हो आपको कि थर्मोस्फेयर कहां से कहां तक का डिस्टेंस होता है, स्ट्रेटोस्फेयर कहां से कहां तक का डिस्टेंस होता है, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर कहां से कहां तक का डिस्टेंस होता है। ये सब बातें बच्चे अगर आपको बेसिक पता होगा तो समझने में ज्यादा आसान रहेगा। चक्रवात क्या होता है? तो चक्रवात निम्न दाब क्षेत्र में बनने वाली तेज हवाओं को वर्षा वाली प्रणाली को चक्रवात कहते हैं। ठीक है, मतलब जो गोल गोल ऐसे करके घूमता है, इसको भी आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। ये 5th 6th का कहानी रहता है। जब 5th 6th में अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है वही सेम क्वेश्चन है, बस आपको पता क्या है, क्वेश्चन 5th 6th वाला ही है, बस आपको इसको एक्सप्लेन ज्यादा करना है। ठीक है, वैश्विक उष्णीकरण क्या होता है? पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को वैश्विक उष्णीकरण कहते हैं। मतलब कि भाई कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये कारण प्रदूषण से हो सकता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हो सकता है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, ये सब हो सकती है। आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब महासागरीय धाराएं क्या है? ठीक है, आंसर है इसका महासागरों में पानी का लगातार बहाव महासागरीय धाराएं कहलाता है। ये जलवायु को प्रभावित करती है। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, अगर बच्चे महासागर ना हो तो ठंड और गर्मी महसूस ही ना हो, ठंड हवाएं फिर नहीं चलना बंद हो जाएंगी। ठीक है, अगर क्लास 7 पता है बहुत इजी, अगर ज्योग्राफी आपने लिया है ना तो आपको पता है कितना इजी है। हवाएं कैसे चलती हैं? गर्म हवा हमेशा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर जाता है, हाई घनत्व से लो घनत्व की ओर जाता है। जहाँ पे दाब ज्यादा होगा, जहाँ पे दाब कम होगा, उस तरफ वो मूव करेगा। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है। ये सब के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है भाई, अपन आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? एल नीनो क्या है? उत्तर प्रशांत महासागर के तापमान में असामान्य वृद्धि को एल नीनो कहते हैं। मतलब प्रशांत महासागर में अगर असामान्य टेम्परेचर में बढ़ जाए, ठीक है ना, अननेचुरल तरीके से भारत में मानसून कमजोर हो जाता है अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, अभी 1-2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, तो बच्चे तो बता रहा हूँ मैं आपको मिक्स मिलेगा। अब देखो ये 5 नंबर का सवाल है, ये नंबर 5 नंबर का सवाल है। ये भारत के भौतिक विभाग को बताइए। अगर आप उसको लिखेंगे 5 मार्क्स का, इसको एक्सप्लेन कर दो, सबको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, हिमालय पर्वत है भारत में, उत्तरी मैदान है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। ठीक है, द्वीप समूह में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आ जाएगा। अब बच्चे भारतीय मानसून क्या है? भारतीय मानसून का मतलब बच्चे जो अभी गया है अगस्त में, ठीक है, भारतीय मानसून समुद्र के स्थल की ओर चलने वाली मौसमी हवाएं मानसून कहलाती है। ठीक है, भारत की वर्षा का मुख्य स्रोत मानसून ही है। इंडिया में जितना भी बारिश होता है बच्चे मानसून के कारण ही होता है। जो मानसून का महीना लगभग बच्चे आपका जुलाई से स्टार्ट होकर सितंबर एंड तक रहता है, और जितनी बरसात होती है इंडिया में वो मानसून के कारण ही होती है। ठीक है, अब क्या बचे? भारत की मिट्टियों के प्रकार लिखिए। अब जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में पाया जाता है। अब देखो, अब ये सिर्फ 2 मार्क्स का सवाल है, 3 मार्क्स का सवाल है, लेकिन अगर इसको बच्चे 5 मार्क्स में दिया जाए फिर आपको सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कौन सा उसमें अनाज उगता है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी बच्चे जैसे कि काजू उगता है, काजू, कैश्यू, ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? भारत की नदी प्रणाली समझाइए। हिमालयी नदियां गंगा और यमुना, ऐसी नदियां जो हिमालय से आती हैं, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र भी होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मपुत्र भी इंडिया का ही है, बस कम हिस्सा आता है। मैक्सिमम 90% to 95% हिस्सा चाइना में है, लेकिन थोड़ा तो है। ठीक है, तो गंगा है, यमुना है, सिंध नदी भी इंडिया के पास है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो वो दिखाया नहीं इसमें। प्रायद्वीपीय नदियां गोदावरी, कृष्णा, ठीक है ना, कावेरी, ये सब। चलिए और बोल सकते हैं ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, ये सब। अभी आता सवाल कभी कभार, वेस्ट तट में गिरने वाले 2 नदियों का नाम बताओ, तो ताप्ती और नर्मदा। भारत की प्राकृतिक वनस्पति बताइए। सदाबहार वन है इंडिया के पास, पतझड़ी वन है, कटीले वन है और मैंग्रोव वन है। अब पता क्या है, एक एक पॉइंट के ऊपर
क्वेश्चन आ सकता है एक एक पॉइंट के ऊपर। तो सिंपल एक्सप्लेन करना आपको है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की समझाइए। भारत में जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रहा है? बेरोजगारी है, गरीबी, संसाधनों का पर दबाव। जनसंख्या बढ़ेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा। क्यों भाई? बहुत लोग हो जाएंगे, काम लिमिटेड है, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। गरीबी ऑब्वियस सी बात है, एक लोग में अगर मान लो कि एक घर में एक ही आदमी कमाने वाला और बहुत सारे खाने वाले हैं तो बच्चे वो घर गरीब रहेगा, ठीक है, तो वो गरीबी से बढ़ जाती है। और संसाधनों पर दबाव मतलब कि बच्चे उतना ही एरिया है, उतने ही हमारे पानी अवेलेबल है, सब कुछ लिमिटेड है और अब जनसंख्या बढ़ती जाएगी। अब इंडिया की जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास हो गई है, तो भाई ये तो चिंताजनक वाली बात है ही। नगरीकरण मतलब शहरीकरण कैसे करते हैं, नगर कैसे बनाए जाते हैं? ग्रामीण जनसंख्या का शहर की ओर स्थानांतरण नगरीकरण कहलाता है, जहां झुग्गियां और प्रदूषण समस्याएं होती हैं। मतलब गांव के लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए, अपनी जीविका सुधारने के लिए, जीविका लाने के लिए, देखो यार बहुत बेरोजगारी है इंडिया में, बहुत ज्यादा बेरोजगारी, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है, ठीक है ना। कुछ राजनेताओं के कारण है, कुछ बहुत लोग भटके हुए, लाइक उनको हिंदू मुस्लिम और बहुत सारी चीजें करनी है, तो उसके चक्कर में बच्चे, और बेसिकली हमारे जो नेता है, हमारे इंडिया के पॉलिटिशियन है, वो जहां उनको भटका रखे हैं, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट ना दे करके बाकी जो में वो कर रखा है, डिस्ट्रैक्ट कर रखा है। चलो उस बातों पर नहीं जाएंगे, लेकिन वैसे अब काम ढूंढने के लिए वो लोग दिल्ली की ओर आते हैं या फिर बच्चे आपको मुंबई की ओर जाएंगे, बड़े बड़े शहरों में जाएंगे। अब वहां पे ऑलरेडी जगह तो है नहीं, उतना ही जगह है, दिल्ली बहुत छोटा है, मुंबई बहुत छोटा है, और चेन्नई बहुत छोटा है, कलकत्ता बहुत छोटा है, लेकिन बाकी एरिया जो गांव के हैं वो बहुत अच्छा है। वहां से लोग जब आते हैं तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है संसाधनों के ऊपर, और यहाँ फिर घर तो है नहीं, आप किराया स्टार्टिंग में कोई किराया भी देता नहीं है, रेंट पे कोई लेता नहीं है, अपना घर ले नहीं सकता, महंगा है, तो फिर वो झुग्गियां बनाना शुरू करता है। अब पोल्यूशन होगा, गंदगी फैलेगी और बहुत सारी चीजें अराजकता फिर फैल सकती है। तो यही होता है नगरीकरण, ठीक है ना। अब बात करते हैं भारत में कृषि की समस्या। छोटे खेत है भाई, मानसून पर निर्भर है और पुरानी तकनीक है। मतलब भाई बहुत सारे छोटे छोटे खेत हैं, 1 एकड़, आधा एकड़, बहुत लोग कम क्योंकि एरिया बहुत कम। अगर किसी के पास एरिया है तो बहुत सारा एरिया है, ठीक है ना, और किसी के पास है तो मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो छोटे भी खेत बहुत ज्यादा है। मानसून पर निर्भर है, मैंने बताया मानसून, मैक्सिमम बारिश जो इंडिया में होती है वो मानसून के कारण होती है। अगर 15 दिन भी लेट होता है ना मानसून, तो किसानों की बच्चे पैदावार में बहुत दिक्कत आ जाती है। अब चावल उगाने के लिए बहुत ज्यादा बारिश की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अगर बारिश नहीं हुई तो बच्चे फिर चावल उगने में दिक्कत हो जाता है। जैसे कि पंजाब में बाढ़ आया था तो वहां बहुत सारे फसल बच्चे खराब हो गए थे। अब कभी ज्यादा बारिश हो गई तब भी नुकसान है, कम बारिश हुआ तब भी नुकसान होता है। तो हम बहुत ज्यादा मानसून पर डिपेंड। और पुरानी तकनीक मतलब कि पुराने बच्चे टेक्नोलॉजी पर हम आज भी काम कर रहे हैं, जो कि अमेरिका वगैरह बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी लेके आ गया है, लेकिन इंडिया आज भी बच्चे बैलगाड़ी का इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है ना, बीज गले कहीं कहीं। तो जो बड़े किसान है वो तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन छोटे किसान बच्चे आज भी पुराने टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं भारत के खनिज संसाधन। भारत के खनिज संसाधन क्या है भाई? तो कोयला है, लोहा है, बक्साइट है, मैग्नीज है, भारत के प्रमुख खनिज संसाधन है, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें हैं, अब आयरन भी थोड़ा बहुत निकलता है, आयरन तो बताया मैंने आपको, ठीक है। तो ये सब जो संसाधन है, लोग कोयला सबसे आगे से लिखा हुआ बच्चे, क्योंकि ये मेन स्रोत है हमारा एनर्जी बनाने का, एनर्जी स्रोत बनाने का, ठीक है ना, मतलब कि बिजली बनाने का, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। आगे क्या है भाई कि सतत विकास क्या है? सतत विकास का मतलब बच्चे वर्तमान की जरूरतें पूरी करते हुए भविष्य को नुकसान ना पहुंचाना सतत विकास कहलाता है। सौर ऊर्जा मतलब कि मैं आज विकसित बनना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल करूं जिससे कि संसाधन खराब ना हो। मतलब मैं पेट्रोल और कोयला, दवा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करूं, लेकिन उससे इन्वायरमेंट ही खराब हो जाए, तो आने वाली जो पीढ़ी है उसको बच्चे गंदी हवा मिलेगी। अरे वह उनको क्या मिलेगी? हमको ही मिल रही है। 1000 बच्चे दिल्ली में, हम दिल्ली में रहते हैं, 1000 टच कर जा रहा है, समझ लो AQI, और 1000 मतलब 1000 AQI जा रहा है, मतलब एक प्रकार चैम्बर बन चुका है। तो ये क्यों हुआ है भाई? क्योंकि एक तो सिस्टम सही नहीं है और बाकी हमारी भी गलती है, ठीक है। तो ये होता है सतत विकास कि भाई हम ऐसे चीजों का इस्तेमाल करें, ऐसे तरीके से इस्तेमाल करें कि फ्यूचर में दिक्कत ना आए, ठीक है।
तो वो होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, बहुत पीछे गलतियां की गई हैं, इसलिए ये हालत है दिल्ली की। सौर ऊर्जा इस्तेमाल कर सकते हैं भाई बिजली बनाने के लिए, ठीक है। आप बच्चे गवर्नमेंट तो सब्सिडी देती है। अगर ये अपने घर पे आप सौर ऊर्जा लगाओगे, मतलब सोलर पैनल लगाओगे, तो आपको फिर गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देगी और कुछ पैसा गवर्नमेंट देगी, कुछ आप ले लोगे और फिर आप बिजली इस्तेमाल कर सकते हो सूरज द्वारा, ठीक है। तो ये कहानी होती है। हाँ बच्चे, खत्म हो गया। 20 क्वेश्चन थे, बहुत इजी, बहुत प्रिसाइज और बच्चे रिपीटेड क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है। सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। बेल आइकन, यहाँ बेल आइकन भी दबा लेना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, क्योंकि अभी ज्योग्राफी से स्टार्ट किया बच्चे, अकाउंटेंसी, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस वाले बच्चे सबके लिए वीडियो आएगी, टेंशन ना लो। स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ठीक है, प्लीज करना, ठीक है। सब्सक्राइब करके जाना। और बाकी वीडियो में इतना ही था। वीडियो को कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।